सही आ गया, चल रहा है। मैं एवेल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम पढ़ने जा रहे मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग 6। पिछली वीडियो में अध्ययन किया था उत्सर्जन की क्रियाविधि और इसकी दो स्टेप, परानिस्यंदन और चयनात्मक अवशोषण, इन दोनों का हमने अध्ययन कर लिया। तीसरी जो स्टेप है स्रावण यानी सीक्रेशन, इसका अध्ययन अभी हमें करना है। इस देखिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ, कुछ यानी कह सकते हैं कैसे, कुछ पदार्थ जिनका परानिस्यंदन केशिका गुच्छ में नहीं होता है, जैसे यूरिक अम्ल, प्यूरिक अम्ल व औषधियाँ, ऐसे ये पदार्थ है यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल व औषधियाँ, इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। कहाँ पे? केशिका गुच्छ में। तो ये पदार्थ यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक और औषधियाँ सीधे किसके द्वारा? पीसीटी हेनले के लूप, डीसीटी और संग्रह वाहिनी की ग्रंथिल उपकला, यानी देखो किस किस की, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह वाहिनी की कौन सी? ग्रंथिल उपकला, इनका सीधे नलिका की गुहा में स्रावण कर देती है। यानी परानिस्यंदन में ये ऐसे पदार्थ यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल और औषधियाँ छनकर नहीं आती। देखिए ये ऐसे यूरिक अम्ल ये भी शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ मात्रा में मानव में यूरिया के साथ साथ इसका निर्माण यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तथा औषधियाँ, जब हम बीमार होते हैं तो बहुत सारी औषधियाँ ली जाती हैं। औषधियों की सभी मात्रा शरीर में काम में नहीं आती। आवश्यकता से जो अधिक मात्रा होती है, जहाँ भी जिस अंग में व्याधि है वहाँ उसका उपयोग होता है। शेष अंगों में ट्रांसलेट हुई है, यानी आवश्यकता से अधिक उसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो इन सबको निकालने के लिए क्या क्या? पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी, संग्रह वाहिनी, ये चारों मिलकर इनकी जो ग्रंथिल उपकला है ये रुधिर से इसको एब्जॉर्ब करती है और वहाँ से लेकर सीधे ही नेफ्रॉन नलिका की गुहा में डाल देती है, जहाँ से ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते। इस प्रकार ये सारी तीनों प्रक्रियाएं होने के बाद संग्रह वाहिनी जो है, इसमें आते आते जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे थे वो यूरिन बन जाता। क्या बन जाता? यूरिन। अब तो ये तीनों प्रक्रियाएं हो जाती है, संग्रह वाहिनी में आ जाता है और छोटी छोटी संग्रह वाहिनियां आपस में मिलकर आपको पता है क्या बनाती है? बेलिनाई डक्ट बनाती है। क्या बनाएगी? बेलिनाई डक्ट। बेलिनाई की जो डक्ट है वो कैलिक्स के द्वारा किसमें खुलती है? पेल्विस। किसमें खुलेगी? पेल्विस में खुलती। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं मूत्र के संघ।
ठीक, इसमें जल होता है 95%। जल कितना है? 95%। इसके अलावा यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, कार्बनिक लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, कार्बनिक लवण तथा अन्य उत्सर्जी जैसे रंगाकण, औषधियाँ, यूरोक्रोम, ये इत्यादि कितनी है? 5% मात्रा में। शेष जो 5% मात्रा है उसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, कार्बनिक लवण, उत्सर्जी, इसके अलावा अन्य जो उत्सर्जी रंगाकण है, औषधियाँ, यूरोक्रोम। ये जो यूरोक्रोम है इसी के कारण देखिए मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। वो किसके कारण है? यूरोक्रोम के। पीएच होता है 5.5 से 5.6। जब पीएच आपको 5.5 से 5.6 है तो प्रकृति अपने आप पता लगे कैसी है? अम्लीय। किस प्रकार की होती है? अम्लीय। और एक स्वस्थ और कैसा? वयस्क मानव प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र त्याग करता है। ठीक, यानी कितना बना है? 1.5 से 2 लीटर। जबकि एक दिन में परानिस्यंदन द्रव की मात्रा 180 लीटर के लगभग होती है। रक्तों में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है लगभग कितना? 180 लीटर। उसमें से मात्र कितना? 1.5 से 2 लीटर द्रव ही मूत्र में परिवर्तित होता है। शेष सभी पुनः अवशोषित हो जाता। इस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया संपूर्ण हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी व्याधि, यानी उत्सर्जन से संबंधित रोग। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सामान्य उत्सर्जन तंत्र से संबंधित सामान्य रूप। नंबर 1 यूरेमिया। कौन सा? यूरेमिया। रक्त में यूरिया की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति
वेरी सॉरी, रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी, 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक हो जाए तो इसे यूरेमिया रोग कहते हैं। अर्थात 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त से कम मात्रा है यूरिया की, उतनी दिक्कत नहीं। 30 से जैसे ही ऊपर जाती है, ये क्या है, स्टैंडर्ड मात्रा, क्या है, स्टैंडर्ड। 30 मिलीग्राम पर 100 ml रक्त की मात्रा कैसे, स्टैंडर्ड। इससे कम है तो सामान्य स्थिति है, इससे अधिक है तो फिर क्या है, यूरेमिया। ये क्या है, हानिकारक। इससे अधिक मात्रा क्या होती है, शरीर के लिए हानिकारक। कैसी है, हानिकारक और मृत्यु का कारण बन सकती है। क्या है, रक्त में यूरिया की मात्रा 30 मिलीग्राम पर प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त से अधिक हो जाती है तो क्या कहेंगे, यूरेमिया। और ये इससे ज्यादा मात्रा होना क्या है, हानिकारक, जिसके कारण कभी कभार क्या है, मृत्यु भी हो सकती है। ये दूसरा देखिए, नंबर 2, गाउट। गाउट का रोग, ये आनुवांशिक, ये रोग कैसा है, आनुवांशिक। आनुवांशिक का मतलब जेनेटिकली है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अर्थात ये रोग माता पिता से संतान में, इसलिए कैसा है, जेनेटिकली कहा गया है। इसमें यूरिक अम्ल, यहाँ किसकी मात्रा बढ़ रही थी, यूरिया की, यहाँ किसकी बढ़ती है, यूरिक अम्ल की मात्रा रक्त में बढ़ जाती। आनुवांशिक रोग है और मात्रा किसकी बढ़ गई, यूरिक अम्ल की। ये उपवास, यदि कोई लंबे उपवास पर है अथवा निर्जलीकरण हुआ है, इन दोनों परिस्थितियों में भी इसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। यानी यूरेमिया, यूरिया की मात्रा बढ़ती है, गाउट का रोग जो कि आनुवांशिक रोग है, और किसकी मात्रा बढ़ती है, यूरिक अम्ल की। दो नेक्स्ट देखिए, वृक्क की पथरी, जो आपने बहुत ही आम रूप से सुना होगा कि वृक्कों में पथरी हो जाती है। वृक्क की पथरी, ये जो पथरी बनती है किसकी, कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट या सल्फेट इत्यादि लवणों के वृक्कीय श्रोणी, किसमें, वृक्कीय श्रोणी। वृक्क का मतलब रीनल, क्या हो गया, रीनल श्रोणी कहते हैं किसको, पेल्विस। यानी वृक्कीय श्रोणी या रीनल पेल्विस में क्या हो जाते हैं, जमा होने से वृक्क
कि ये पथरी बन जाती है। इसके कारण मूत्र त्याग में कठिनाई या दर्द होता है तथा कभी कभी मूत्र के साथ रक्त भी आने लगता। अर्थात देखिए बनी किसके कारण, मेन जो मुख्य जो कारण होता है, यदि पानी कम पिया है, शरीर में पानी की कमी होगी, तो ऐसी स्थिति में जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक, अर्थात उसमें लवणों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में रीनल पेल्विस में लवण के छोटे छोटे कण जमना शुरू हो जाते हैं, और एक बार कण जमना शुरू हो गए फिर धीरे धीरे उनका आकार बढ़ने लगता है। इसे ही वृक्कीय पथरी कहते हैं। इसके कारण वृक्कों में दर्द होता है, मूत्र त्याग समय कठिनाई आती है, और कभी कभार रक्त भी आ रहा है। इसका जो वृक्कीय जो पथरी का जो इलाज है वो शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के द्वारा वृक्कीय पथरी को निकाल दिया जाता, अथवा आजकल लेसर के द्वारा, क्या है, लेसर किरणों के द्वारा भी पथरी को वृक्क के अंदर बिना शल्य क्रिया के ही बारीक कणों में तोड़कर निकाल दिया जाता। ठीक, तो 3 रोग है। पहला कौन सा? यूरेमिया, जो कि यूरिया की मात्रा बढ़ने से। दूसरा गाउट, आनुवांशिक है और किसकी मात्रा बढ़ी? यूरिक अम्ल की। तीसरा क्या है? रीनल पेल्विस में लवणों का जमा होने से क्या बनती है? वृक्कीय पथरी। नंबर 4 ब्राइट का। नंबर 4 क्या है? ब्राइट कार्बो या नेफ्रेटिस। नेफ्रिटिस, ये जो रोग है देखिए, गिलोमेरुलस, गिलोमेरुलस यानी केसी का गुच्छ में स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई या जो कह सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण के, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण केशिका कला की पारगम्यता अत्यधिक बढ़ जाती है। यानी केशिका गुच्छ जो है उसमें कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का संक्रमण हो जाए तो क्या होगा? केशिका कला की पारगम्यता अत्यधिक बढ़ गई। जब पारगम्यता बढ़ गई तो इससे क्या होगा? आरबीसी व प्रोटीन भी छन कर बोमन संपुट में आ जाते। अब देखिए, जब हमने परानिस्यंदन पढ़ा था वहां मैंने कहा था प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कणिकाएं ये छनकर नहीं आती। सामान्य परिस्थिति में किसी प्रकार की कोई रक्त कणिका व प्लाज्मा प्रोटीन छनकर रक्त में नहीं आ पाती है, लेकिन इसके होने से, ब्राइट का रोग होने से ये दोनों भी छन के आ जाती है।
इनके कारण उत्तकों इनके कारण क्या होता है, उत्तकों में तरल का जमाव, क्या हो जाएगा, तरल का जमाव होने लगता, यानी प्रोटीन्स और आरबीसी क्षणी, जिसके कारण क्या होगा, उत्तकों में तरल का जमाव, जिससे सूजन आती है, क्या आ जाएगी, जिससे सूजन, यानी हाथ पैरों में क्या आ जाएगी, सूजन। और इस सूजन को क्या कहते हैं, ड्रॉप्सी कहते हैं। क्या कहेंगे, ड्रॉप्सी कहा जाता है। तरल का जमा होने से जो सूजन आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉप्सी कहते हैं। ये किसके कारण, देखो ब्राइट का जो रोग हुआ किसके कारण, जीवाणुविक संक्रमण के कारण। किसमें हुआ संक्रमण, ग्लोमेरुलस में। कौन से जीवाणु का, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का। और इसके कारण हुआ क्या, इस जीवाणु, ये जीवाणु का जब संक्रमण होगा तो क्या करता है, केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस की पारगम्यता को अत्यधिक बढ़ा देता है। पारगम्यता बढ़ेगी तो क्या संख्या आई, आरबीसी और प्रोटीन्स दोनों, ये भी जो नहीं छननी चाहिए थी वो भी छन के कहाँ जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आ जाती है। इसके कारण उत्तकों में तरल का जमा हो जाता है, जिसे ड्रॉप्सी रोग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उदक में उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सा रोग, उदक में या डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो रोग है एडीएच, हार्मोन की कमी के कारण होता, किसके कारण हो रहा है, एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी के। और ये हार्मोन है किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा, इसके द्वारा स्रावित है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित कौन सा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसको वैसोप्रोसिन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, वैसोप्रोसिन हार्मोन। इसकी कमी से जल का पुनः अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण घट जाता है, यानी पूरी तरह से नहीं होता, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़कर 6 से 8 लीटर हो जाए। यानी मैंने कहा सामान्य स्वस्थ व्यस्क 1.5 से, स्वस्थ व्यस्क मानव में कितना, 1.5 से 2 लीटर मूत्र बनता है, लेकिन इस परिस्थिति में कितना, 6 से 8 लीटर। कारण क्या है, पुनः अवशोषण नहीं हो पाता है, किसका, जल का, किसकी कमी कारण, एडीएच की। छठा जो रोग है मधुमेह, मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस ये रोग है कौन सा, मधुमेह। दोनों ये भी डायबिटीज है, ये भी डायबिटीज है, लेकिन ये अंतर है, ये क्या इंसिपिडस है, ये मेलिटस है, यानी उदक में है, और ये क्या है, मधुमेह। यहाँ देखिए मधु माने क्या, तो मीठा यानी शर्करा। तो यहाँ क्या है, मूत्र के साथ
शर्करा जाने लगती है, इसलिए इसको मधुमेह। बाकी देखो मूत्र के साथ यहाँ क्या शर्करा, यहाँ शर्करा नहीं जा रही, यहाँ केवल क्या बढ़ी है, उदक में केवल क्या बढ़ी, जल की मात्रा, जबकि मधुमेह में क्या बढ़ी है, शर्करा। और इसका जो कारण है, मधुमेह का कारण क्या है, इंसुलिन हार्मोन की कमी। अग्नाशय ग्रंथि की लैगरहैंस दीप कोशिकाओं से स्रावित कौन सा, इंसुलिन हार्मोन की मात्रा में यदि कमी आ जाए तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है। अब हार्मोन कमी हो गई तो शर्करा की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अधिक मात्रा में शर्करा छनके आती है। अधिक मात्रा में शर्करा छनके आने से उसका पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र के साथ बाहर जाने लगती। इस रोग को कहते हैं मधुमेह। इस रोग में शरीर में ऊर्जा की अत्यंत कमी हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। क्या होगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, ऊर्जा की अत्यंत कमी हो जाती है, यानी बिल्कुल व्यक्ति थका थका महसूस करता है। और ऐसी कंडीशन में ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो अन्य बीमारी से, हार्ट से संबंधित बीमारियां अपने आप होने लगती इस मधुमेह के। इसका उपाय क्या, इसके उपचार हेतु ह्यूमोलिन नामक हार्मोन, जो कि कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में जीवाणु, एस्चर कोलाई जीवाणु के द्वारा तैयार किया जाता है ह्यूमोलिन, उसका उपयोग किया जाता। प्रमुख 6 रोग, प्रमुख कौन से, 6 रोग कौन कौन से पढ़े हमें आपने, यूरेमिया पढ़ा, गाउट का पढ़ा, ब्राइट का, पथरी, उदक में और मधुमेह। नेक्स्ट देखिए एल कैप्टेन या कृषण मूत्र रोग। कृषण मूत्र रोग, कृष्ण माने काला। देखिए मूत्र में एल्कैटोन्स या होमोजेंटेसिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से, इस रोग का कारण क्या है, एल्कैप्टोन या होमोजेंटेसिक अम्लों की मात्रा बढ़ने से। एल्कैप्टोन जो है ये वायु के संपर्क में काले रंग का हो जाता। एल्कैप्टोन कैसा हो जाएगा वायु के संपर्क में, काले रंग का। इसके कारण देखिए काले रंग का हो गया ने, तो ये काले रंग का हुआ तो मूत्र कैसा दिखाई देता है, मूत्र काला दिखाई देता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कृष्ण मूत्र रोग, ब्लैक यूरिन डिजीज कहा जाता है। ये मुख्य रोग। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 है डिसयूरिया। डिसयूरिया में मूत्र त्यागने में क्या कहते हैं, मूत्र त्यागने में कठिनाई, तो इसे क्या कहेंगे, डिसयूरिया। दूसरा है पॉलीयूरिया, मूत्र में यूरिया की मात्रा बढ़ना। तीसरा है ओलिगो यूरिया, मूत्र में यूरिया की मात्रा घटना। ये यानी यूरिया यदि मूत्र त्यागने में कठिनाई है तो क्या कह रहे हैं, डिसयूरिया, मात्रा बढ़ी। यूरेमिया भी इससे मिलता जुलता ही है,
पॉलीयूरिया हो गया, ओलिगो में यूरिया की मात्रा कम हो गई। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया मूत्र में प्रोटीन का जाना। नेक्स्ट है हिमेटो यूरिया, हिमेटो यूरिया मूत्र में आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स। छठा है हीमोग्लोबिन यूरिया, इसमें क्या है हीमोग्लोबिन का मूत्र के साथ जा। देखो इनमें ऐसा कोई अंतर नहीं, जो भी पदार्थ उसके साथ जा रहा है वही उसका नाम लिख दिया। यहाँ हिमेटो मतलब टोटल आरबीसी जा रहा है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी नहीं जा रही, आरबीसी का भाग है कौन सा, हीमोग्लोबिन अलग होते जा रहा है। तो नेक्स्ट कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया, इसमें क्या है कीटोन अम्ल जा रहे हैं, मूत्र के साथ क्या जा रहे हैं कीटोन अम्ल जा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा कीटोन यूरिया। इस प्रकार जो भी पदार्थ जा रहा है उसके आधार पर उसका नाम हो गया। ये कुछ मुख्य और सामान्य उत्सर्जन संबंधित व्याधियां मैंने आपको बताई। ये तो व्याधि है, इनके इलाज हो सकते हैं, लेकिन यदि दोनों वृक्क काम करना कर दे, मैं ये कहूं कि दोनों वृक्क काम करना बंद कर दें तो क्या होगा। देखिए यदि दोनों वृक्कों में से कोई एक वृक्क भी काम कर रहा है, एक वृक्क सही है, तो भी सामान्य प्रक्रिया सामान्य रूप से जीवन जिया जा सकता है। लेकिन यदि दोनों ही वृक्क फेलियर हो जाए, टोटल किडनी फेलियर हो जाए, तो फिर क्या होगा। यदि किडनी फेलियर होगी तो रक्त का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, यानी रक्त का शुद्धिकरण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में रक्त में उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिससे शरीर में विषैला प्रभाव उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, मृत्यु की संभावना। ऐसी परिस्थिति में दोनों काम कर रहे तो इसके दो उपाय, एक है अस्थायी, एक कैसा है अस्थायी, और दूसरा है स्थायी। अस्थायी में आता है वृक्कीय अपोहन, और स्थायी में आता है वृक्क प्रत्यारोपण। दो चीज, वृक्कीय अपोहन अस्थायी, जो कि समय समय पर, यदि वृक्क फेलियर हो जाए तो समय समय पर रीनल डायलिसिस करना पड़ता है। और इसका स्थायी समाधान यह है कि किसी निकट संबंधी का किडनी यानी वृक्क लेकर उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो दोनों की हम सामान्य संक्षिप्त जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीनल डायलिसिस। वृक्कीय अपोहन क्या है। देखिए वृक्कीय अपोहन जो है कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण, रक्त शुद्धिकरण किसमें किया जाता है, कृत्रिम वृक्कों में किया। कैसे करते हैं, देखिए डायलिसिस की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले किसी मुख्य धमनी से क्या लेंगे, ब्लड निकाला है, मुख्य धमनी से ब्लड निकला, फिर इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे, ठंडा करते हैं, प्लस इसमें हिपेरिन मिलाया जाए। हिपेरिन क्या करते हैं, मिलाया जाता है। देखिए पहली बात, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों लाते हैं, टेम्परेचर क्यों कम लाए, क्योंकि जैसे शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसकी ब्लड की जो जैविक क्रियाएं हैं, ब्लड के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उनकी जैविक क्रियाओं को रोकने के लिए उसे क्या करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा किया जाता है, जिससे उसकी जैविक क्रियाएं थम जाएं। क्योंकि जैविक क्रियाएं चलती रहेंगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बाहर और कोशिकाएं नष्ट होने लगेंगी। इसलिए जैविक जो क्रियाएं हैं, जैविक जो उपापचय क्रिया, उनको रोकने के लिए किस पर लाते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा साथ ही क्या मिलाते हैं, हिपेरिन। हिपेरिन जो है रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, एंटीकोगुलेंट है, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इसके बाद इसको अपोहन नलिकाओं से, कहां से गुजारा जाता है, अपोहन नलिकाओं से, जो कि किसकी है, सेल्फोल, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की नलिकाएं होती है, उनमें से रक्त को गुजारा जाता है। रक्त के, अब रक्त गुजरा किस, अर्धपारगम्य झिल्ली की जो नलिका उनसे, और इन नलिकाओं के बीच में अपोहन द्रव भरा रहता है। ऐसे जो नलिकाएं हैं इस प्रकार की, तो इनके यहां बीच में क्या भरा हुआ है, अपोहन द्रव। क्या भरा हुआ है, अपोहन द्रव भरा होता है। अपोहन द्रव का परासरण रक्त के परासरण के बराबर होता है। इस द्रव का परासरण और रक्त का परासरण क्या होता है, समान होता है, लेकिन अंतर क्या है, इस अपोहन द्रव में उत्सर्जी पदार्थ नहीं होते, यानी यूरिया, यूरिक एसिड, उत्सर्जी पदार्थ अपोहन द्रव में नहीं होते। बाकी जो पदार्थ जैसे वसी अम्ल है, ग्लूकोज वगैरह है, वो सब रक्त के समान मात्रा रखी जाती है। उत्सर्जी पदार्थ नहीं होने के कारण इस रक्त में से, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ कहाँ आ जाते हैं, अपोहन द्रव में आ जाते हैं, और रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध। तब जाके वापस अपोहन यंत्र से निकालकर इस रक्त को क्या करते हैं, सामान्य ताप पर, इस पर ले आते हैं। रक्त का ताप कैसा कर लेते हैं, सामान्य, कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। और इसके साथ इसमें एंटी हिपेरिन मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे, एंटी हिपेरिन मिला के वापिस सिराक के द्वारा शरीर में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से कृत्रिम अपोहन, यूं कहें कृत्रिम वृक्कों से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। कौन सी कंडीशन में, वृक्क फेलियर की कंडीशन। ठीक, दूसरा है वृक्क प्रत्यारोपण। अब देखिए मैंने कहा ये तो अस्थायी उपाय है। कैसा है, अस्थायी है, बार बार करना पड़ता है।